मुझे लगता है राज्य के हस्तक्षेप के कारण हमारी परिवार व्यवस्था टूट रही है। कहा जाता है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। इस परिभाषा में थोड़ा सा मैं सुधार चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें बाय द पीपल्स की जगह आए कंट्रोल्ड बाय द पीपल्स। क्या व्यवस्था परिवर्तन जैसी कोई बात होती भी है, या फिर व्यवस्था का एवोल्यूशन होता है, या व्यवस्था को अपग्रेड किया जा सकता है? तो व्यवस्था का अर्थ है व्यवस्थित करना। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम। सिस्टम का अर्थ है व्यवस्था, वो एक अपने आप में व्यवस्था है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन सूर्य से दूर नहीं जा रहे हैं और ना ही वे सूर्य के भीतर गिर रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि वे अपनी परिधि में स्वतंत्र हैं, लेकिन सूर्य के साथ जो है सहजीवन में भी हैं। वैसे ही जब हम समाज की बात करते हैं तो हर मनुष्य अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन वह मनुष्य किसी व्यवस्था का भी अंग है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है, परिवार व्यवस्था में रहता है, समाज व्यवस्था में रहता है। आपने लोकतंत्र में सारे अधिकार तंत्र को तो दे दिए, लेकिन दो व्यक्ति परस्पर किस तरह से रहेंगे? नियोक्ता को नियुक्त करने के साथ साथ जो है उसे हटाने के भी अधिकार होने चाहिए। दोस्तों, समाज में मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जो लोग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी आवाज़ और उनकी बात को समाज तक पहुंचाना, उसका पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे मार्गदर्शक के रूप में ब्रजेश राय, हमने उनको चुना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राय साहब। जी धन्यवाद। वो समाज विज्ञानी का जो अवार्ड है, वो मेरे ख्याल से 2024 का जो सोशल साइंस अवार्ड 2024, उससे वो विभूषित हैं। मार्गदर्शक की तरफ से उनको ये अवार्ड वो हुआ, और वो जो कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, वो बात मुझे उसने प्रभावित किया। आप तक भी वो बात पहुंचेगी, इसी भरोसे के साथ आज हमने यहाँ पर उन्हें आमंत्रित किया है। एक बात होती है जिसको सिस्टम कहा जाता है, व्यवस्था। कुछ पब्लिक डोमेन में बातें व्यवस्था परिवर्तन जैसे शब्द भी कई बार दिखते हैं। क्या व्यवस्था परिवर्तन जैसी कोई बात होती भी है, या फिर व्यवस्था का एवोल्यूशन होता है, या व्यवस्था को अपग्रेड किया जा सकता है, या उसको करेक्ट किया जा सकता है? मेरे विचार या से व्यवस्था है क्या समझे? व्यवस्था शब्द को देखें तो व्यवस्था का अर्थ है व्यवस्थित करना। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम। सिस्टम का अर्थ है व्यवस्था, वो एक अपने आप में व्यवस्था है। कैसे? जैसे सभी ग्रहों की बात करें, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन सूर्य से दूर नहीं जा रहे हैं और ना ही वे सूर्य के भीतर गिर रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि वे अपनी परिधि में स्वतंत्र हैं, लेकिन सूर्य के साथ जो है सहजीवन में भी हैं। यानी यहाँ स्वतंत्रता और सहजीवन दोनों बनी हुई हैं। अगर ये गुरुत्वाकर्षण अधिक बढ़ जाए तो वो सूर्य में ही गिर जाएंगे, और यदि ये गुरुत्वाकर्षण जो है कम हो जाए तो ये सूर्य की परिधि से निकलकर किसी और गैलेक्सी में चले जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। यानी अपनी परिधि में स्वतंत्र हैं, लेकिन ये व्यवस्था में क्या है? परतंत्र हैं। वैसे ही जब हम समाज की बात करते हैं तो हर मनुष्य अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन वह मनुष्य किसी व्यवस्था का भी अंग है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है, परिवार व्यवस्था में रहता है, समाज व्यवस्था में रहता है। तो व्यक्ति अपनी धुरी में तो स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे के साथ जुड़ता है, वहां उसके जो अधिकार हैं वो संयुक्त हो जाते हैं, परतंत्र हो जाता है। और इसके अनेक उदाहरण है, जैसे मोबाइल सिस्टम है, लैपटॉप सिस्टम है, हमारा शरीर सिस्टम है, पेन एक सिस्टम है। आप पेन को देखिए, पेन क्या है? पेन के अगर आप पार्ट्स को अलग अलग कर दें और काम करना शुरू करें, वो अच्छे से नहीं लिखेगा। जब आप सारे पार्ट्स को मर्ज करते हैं, जो जिस स्थान पर है, तभी वो जो है ठीक से काम करता है। बिल्कुल। अब मैं व्यवस्था के दो भाग देखता हूँ। किसी व्यवस्था के दो भाग क्या है? एक है, मैं देखता हूँ मेजर कंपोनेंट, एक माइनर कंपोनेंट। जैसे मैं साइकिल की बात करता हूँ, एक सिस्टम है, बिना घंटी के चल सकती है। घंटी रहेगा तो और अच्छा है, लेकिन बिना चेन के नहीं चल सकती है। वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही लोकतंत्र में जब हम देखते हैं तो एक आदर्श लोकतंत्र है, एक विकृत लोकतंत्र है। बिल्कुल। विकृत लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है? क्या है कि जनता ने अपॉइंट तो कर दिया, अपॉइंटेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया या अपॉइंटेड बाय द पीपल्स ऑफ एनी कंट्री, लेकिन जब हम बात करते हैं कि अपॉइंट करने के बाद क्या राइट्स हैं, तो देखा जाता है कि नियोक्ता को नियुक्त करने के साथ साथ जो है उसे हटाने के भी अधिकार होने चाहिए।
यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करने के साथ डिसमिस कर सकती है। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल कह लीजिए, राइट टू ऑपरेट कह लीजिए, राइट टू पार्टिसिपेट कह लीजिए। लेकिन हमको केवल और केवल जो है व्यवस्था के नाम पर एक चीज दी गई, वो है राइट टू इलेक्ट। यानी कि लोकतंत्र में तंत्र जो है वह मालिक की स्थिति में आ जाता है, जबकि वास्तव में लोकतंत्र का जो परिभाषा हम सुनते हैं, कहा जाता है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। इस परिभाषा में थोड़ा सा मैं सुधार चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसमें बाय द पीपल्स की जगह आए कंट्रोल्ड बाय द पीपल्स, क्योंकि जब आप बाय द पीपल्स कहते हैं तो ये जस्टिफाई नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है वेदर मेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया और कंट्रोल्ड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया। यानी नियुक्त करना और नियंत्रित करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं एक सिस्टम की बात करता हूँ। एक सिस्टम आपने देखा है, न्यूक्लियर प्लांट होता है, वो पूरा एक सिस्टम है। जब एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाती है तब वो विनाश करती है, और जब वही एनर्जी सिस्टमेटिक रहती है, कंट्रोल्ड है, तब वो क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, उसका यूज होता है। बिल्कुल। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ कैडमियम की छड़ें डाली जाती हैं, कुछ भारी जल मिलाया जाता है, यानी कोई प्रक्रिया बनाई जाती है कि जिसका निर्माण किया है वो अनियंत्रित ना हो जाए। ऐसे ही हमने जब लोकतंत्र में तंत्र का निर्माण किया तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब सरकारें बनाई। हाँ, सरकारें बनाई, तंत्र का निर्माण किया, कहीं ऐसा ना हो हमारे द्वारा नियुक्त तंत्र उस ऊर्जा से हमारा ही विनाश करना शुरू कर दे। तब जो है हमको ये देखना पड़ेगा कि मतलब इसकी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, बननी चाहिए। यानी क्या समाज ये की जो 5 साल में चाहिए। एक बार वोट देने की जो बात है वो वही व्यवस्था है ना? अगर कोई सरकार ठीक काम नहीं की थी तो लोग उसको बदल कर एक ऐसी सरकार को लेकर आते हैं जिसने वादा किया कि नहीं वो अच्छे से काम करेंगे। ये 5 साल में जो बदलने का जो सिस्टम है, ये अभी तक सत्ता परिवर्तन तक सीमित रह गया है। हमको सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। जैसे मैंने सोलर सिस्टम की बात की, बात सिर्फ सरकार बदलने तक नहीं है, बात है हमारे स्वनिर्णय की क्षमता। जैसे एक परिवार अपना आंतरिक संविधान बना सकता है, क्या हमको परिवारों में ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपना आंतरिक संविधान बना सकें? हर कुल खानदान की परंपराएं, रीति रिवाज होते भी रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे शादी विवाह की उम्र है, ये परिवार तय कर सकता है, ग्राम सभाएं तय कर सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि समाज जो है, लोकतंत्र में समाज का भी अस्तित्व है। हम समाज के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। सारा काम केवल सरकार को नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार ओवरलोड हो जाएगी या बर्डन बढ़ जाएगा। लोकतंत्र में अगर लोक की भूमिका शून्य कर दी जाए या समाप्त कर दी जाए तो धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी है, जो कार्य क्षमता है, वो घटती चली जाती है, स्वनिर्णय की क्षमता घटती चली जाती है। मैं इस तरह से भी देखता हूं कि एक स्कूल का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हॉस्पिटल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्मी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रेस कोड है अपना वहां पर बना हुआ है। लेकिन परिवारों की जब बात की जाती है, हमारी परिवार व्यवस्था टूट रही है। विचार करना पड़ेगा वो खुद टूट रही है या फिर राज्य के हस्तक्षेप के कारण टूट रही है। और यदि हस्तक्षेप के कारण टूट रही है तो लोकतंत्र में लोक की मूल इकाई क्या होगी? अब मैं यहां से आपको बताता हूं, जब मैं लोक शब्द देखता हूं तो मैं लोक की मूल इकाई व्यक्ति ना कह करके परिवार को कह रहा हूं। कहने के लिए कहा जा सकता है कि व्यक्ति है, लेकिन एक ऐसी चीज कॉमन है जो मुझे लोक में और परिवार दोनों में दिख रही है, वो व्यक्ति में नहीं दिखती है, और वो है सहजीवन। स्वतंत्र तो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सहजीवन के लिए न्यूनतम 2 चाहिए, और जैसे ही जुड़ते हैं तो परिवार का निर्माण होता है। उसी तरह से लोकतंत्र में, समाज में भी सहजीवन आवश्यक है। तो सहजीवन जो है वो कॉमन व्यवस्था है, लोकतंत्र में भी और परिवार में भी। आपने लोकतंत्र में सारे अधिकार तंत्र को तो दे दिए, लेकिन 2 व्यक्ति परस्पर किस तरह से रहेंगे? संपत्ति का बंटवारा हो, आपने संपत्ति के मामले में क्या किया कि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार दे दिया। मुझे लगता है राज्य के हस्तक्षेप के कारण हमारी परिवार व्यवस्था टूट रही है। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो परिवार में अगर 5 लोग हैं, एक दिन का बच्चा भी अगर जन्म लेता है, क्या आपके दृष्टि में कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक अपनी मर्जी से जन्म लिया हो? नहीं लेता, माता पिता की इच्छा से ले रहा है। इच्छा वो तो भगवान ही ले सकता है, भगवान ही ले सकता है। जी ठीक है, जेल के अंदर आ गए, प्रकट हो गए। जी। जब वो अपनी इच्छा से पैदा नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा से हुआ है, तो फिर आप कौन होते हैं उसके अधिकार सीमित करने वाले कि एक दिन के बच्चे के भी परिवार में संपत्ति में अधिकार होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपने व्यक्तिगत, आप कह रहे हैं कि होना ही चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि सामान्य सी बात है, जिसकी संपत्ति में जिसका अधिकार होता है उसी को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। क्या समाज के बहुत पेचीदा विषय हैं।
क्या करें कि बेटी की संपत्ति, आपने कहा कि हर सदस्य के होने चाहिए। जी, बेटी की संपत्ति जो है वो पिता के भी परिवार में रहे, या फिर पति के परिवार में रहे, या दोनों के परिवार में रहे, या कहाँ रहे, ठीक है। देखिए एक मतलब कुछ एक न्याय संगत प्रक्रिया सबके लिए समान एक जी, जैसी जी, बननी चाहिए। जी। देखिए एक तो पारिवारिक संपत्ति है, हम्म, दूसरा है कि आप अगर प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में डाल देते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर परिवार छोड़ता है तो वो अपने परिवार की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेकर जाए। हम्म, हम्म, अब हम्म, वो व्यक्ति जिस परिवार व्यवस्था से हम्म, जुड़ता है, हम्म, उस परिवार व्यवस्था में उस परिवार में उसकी संपत्ति का हिस्सा होगा। यानी जिस परिवार से अलग हो गया अब उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। हम्म, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि एक परिवार में टोटल 4 लोग रहते हैं और 60 लाख टोटल संपत्ति है। तो प्रति व्यक्ति जो संपत्ति आएगी वो 15-15 लाख रुपए आती है। हम्म, लड़की की आप शादी करते हैं, अब आप 15 लाख रुपए उसे चल संपत्ति दे दीजिए, अचल संपत्ति के रूप में दे दीजिए, हम्म, जैसे चाहें आप दे दीजिए। हम्म, लड़की जिस परिवार में जाती है, हम्म, अब वो संपत्ति उस परिवार की संपत्ति कहलाएगी, जॉइंट हो जाएगी। और लड़की का हिस्सा पूरे परिवार की संपत्ति में सदस्यों की संख्या के आधार पर होगा। हम्म। यानी कि जहां से मतलब जिस परिवार में गई, अगर उस परिवार के पास कुल एसेट 90 करोड़ रुपए का था या जी 90 लाख रुपए का था, जी जी यहां से अगर 10 लाख रुपया लेकर गई तो अब उस परिवार की संपत्ति हो गई 1 करोड़, जी जी और अब उस 1 करोड़ संपत्ति का बराबर सदस्यों का जी अधिकार जी माना जी जाना जी चाहिए। जी। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, सामान्यतः हम्म, हजारों सालों से एक व्यवस्था चली आ रही है हम्म, कि लड़कियां या महिलाएं, जो भी लड़कियां हैं, वो अपने से ऊपर के परिवार में ही जाती हैं हाँ, अधिकांश तक। हम्म, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें। इस परिस्थिति में अगर ऊपर के केस में जाती हैं, अर्थात उसका हिस्सा बढ़ता ही है, घटता नहीं है। हम्म, उसकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, वो हम्म, लाइफ स्टैंडर्ड डाउन नहीं हो रहा है, वो अप हो रहा है। हम्म, और हमारी जो व्यवस्था है वो उन्नति की तरफ बढ़ना सिखाती है। हम्म, हम शारीरिक उन्नति चाहते हैं, मानसिक उन्नति चाहते हैं, आर्थिक उन्नति उन्नति चाहते हैं, अर्थात वो भी उन्नति की तरफ जा रही है। हम्म, दूसरी तरफ आपको भावनात्मक थोड़ा सोचना पड़ेगा हम्म, कि आप जिस परिवार में बचपन से रहे, खेले कूदे, वहां सब कुछ छोड़ करके आप जा रहे हैं, दूसरे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। हम्म, जो लड़का है वो तो नहीं जा रहा है, उसके पास परिवार की संपत्ति भी है, हम्म, और संपत्ति के साथ साथ माता पिता परिवार सब कुछ हम्म, पड़ा हुआ है। बिल्कुल। ऐसे में जब लड़की जाती है तो उसको कुछ विशेष प्राप्त हो जाता है, या वो अपने से ऊपर परिवार में जाती है। हम्म, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कोई समस्या आ जाती है, कल के दिन सेपरेट होना चाहती है लड़की, तो उसको प्रॉपर्टी में जो है अपने परिवार की जो भी सदस्य हैं उसकी संख्या के आधार पर अपना हिस्सा लेकर के अलग हो सकती है। हम्म, लेकिन अगर ऐसे कानून बना देंगे कि आपने एलिमनी भी कर दिया हम्म, और साथ साथ जो है आपने जो है संपत्ति में हिस्सा भी दे दिया, हम्म, तो यही जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो विशेष अधिकार शोषण के लिए एक बिजनेस टाइप में हो जाता है। हम्म, आज मुझे जो दिखाई देता है सबसे बड़ी समस्या है कि एक परिवार की संपत्ति ना होना, और दूसरा है कि संपत्ति को, प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में ना डालना। हम्म, अगर ये दोनों चीजें समझ आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई देता है कि हमारे बहुत सारे केसेस जो चल रहे हैं जुडिशरी में, वो 90% केसेस सुलझ जाएंगे या उससे ज़्यादा सुलझ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जुडिशरी पर जो बर्डन है वो भी कम हो सकता है। हम्म, ये एक व्यवस्था का स्वरूप हो सकता है। हम्म। बिल्कुल, हमने व्यवस्था को समझने की कोशिश की, और सबसे पहले ब्रजेश जी ने व्यवस्था को समझाने की कोशिश की सौरमंडल से, और व्यवस्था को समझाने की कोशिश की धरती से, व्यवस्था को समझाने की कोशिश सूर्य से। धरती सूर्य का चक्कर काटती है, परंतु धरती अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर भी घूमती है, मतलब अपनी जगह नहीं छोड़ती। मतलब ऐसे ही अगर कोई परिवार है तो वो परिवार का भी एक अस्तित्व हो व्यवस्था में, उसका भी एक कुछ गति हो उसमें भी। और वो साथ में परिवार उस गांव के अंतर्गत हो, गांव की भी एक व्यवस्था हो, परंतु वो ब्लॉक के अंतर्गत हो, ब्लॉक की भी कोई व्यवस्था हो, परंतु वो किसी जिले के अंतर्गत हो, जिले की भी कोई व्यवस्था हो, परंतु वो किसी राज्य के अंतर्गत हो, राज्य की भी व्यवस्था हो जैसा कि है भी, और वो किसी देश के अंतर्गत होती है। और ऐसे ही व्यवस्था के समझदार जानकार इस बात को भी कहते हैं कि देशों की भी अपनी एक व्यवस्था है और हो, परंतु वो भी किसी एक विश्व इकाई का हिस्सा हों, उसका उसके सहभागी हों, सहचर हों।
तब व्यवस्था में एक स्पष्टता, पारदर्शिता और एक तरह से सहजीवन का भाव विकसित हो सकता है। आज दुनिया भर में लोग अपने अपने देश लिए बैठे हैं और फिर विश्व नाम की किसी चीज को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। विश्व की चूंकि कोई व्यवस्था नहीं है, यूएन जैसी कोई चीज है, और वो कैसी है इसके बारे में सब जानते हैं। और इसलिए ऊपर एक तरह से देश के ऊपर कोई गार्जियन जैसा नहीं है, राज्यों का एक गार्जियन है देश। अगर मान लिया असम और त्रिपुरा में, या असम मणिपुर में, या यूपी और बिहार में अगर कोई क्लैश होता है, जी या फिर पंजाब और हरियाणा के बीच में कोई नहर को लेकर कावेरी जल विवाद, दक्षिण में कहीं भी कुछ होता है, तो एक गार्जियन है। लेकिन देश जहां है तो उसका ऊपर कोई, उसका रखवाला तो फिर सीधे राम है। जी जी आपको लगता है कि एक विश्व व्यवस्था जैसी भी कोई बात होनी चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल होनी चाहिए। और विश्व व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हमें मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो है वह संविधान प्रदत्त हैं, और कुछ लोग समाज प्रदत्त भी मानते हैं। मैं दोनों दृष्टिकोणों से जब देखता हूँ तो मैंने एक चीज़ पाई कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करी, या दुनिया भर में जो भी रिसर्च हुई, क्या उन्होंने विज्ञान के नियम बनाए या केवल खोजे? हम्म, अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने न दिया होता तो क्या था ही नहीं। स्वाभाविक। ब्रह्मांड में तो वो जब से ब्रह्मांड बना है तब से था। हम्म, यानी उसने उस नियम नियम को समझा दिया नहीं। हम्म, तो ऐसे ही जब मैं मौलिक अधिकारों को देखता हूँ तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, दुनिया में अगर कोई संविधान ना हो तो जीवन तो मौलिक अधिकार है। हम्म, तो क्या संविधान के ना होने पर व्यक्ति जन्म ही नहीं लेगा? हम्म, अगर संविधान मौलिक अधिकार दे रहा है हम्म, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि संविधान ना हो तो व्यक्ति का जन्म भी नहीं होना चाहिए। हम्म, व्यक्ति का जन्म प्राकृतिक व्यवस्था से हो रहा है। हम्म। अब उसको डिफाइन करने के लिए तो कोई इकाई चाहिए। वो जन्म नहीं, जीवन की भी बात करता जीवन है, की बात कर रहा और वो लाइफ विद डिग्निटी की भी बात करता है। है। जी, आप ये भी देखिए कि हमारा जो पैर और है, संविधान इसको, इसकी गारंटी देता है। सुरक्षा आपका संवैधानिक अधिकार हो सकता है। हम्म, जीवन तो आपको प्राकृतिक रूप से मिला है, हम्म, उस जीवन की सुरक्षा की गारंटी जो है वो संविधान दे रहा है। हम्म, अधिकार देना और अधिकारों की सुरक्षा करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। हम्म, जैसे मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया, उसने गुरुत्वाकर्षण नहीं दिया, बिल्कुल। ये पहले से प्राप्त था। हम्म, और मैं इसे प्राकृतिक क्यों मान रहा हूँ, उसका हम्म, एक कारण है। हमारे पैर के बनने से पहले धरती का निर्माण हो गया। आधार पहले बना, बिल्कुल। पैर बाद में बना। हम्म, नेत्रों के निर्माण से पहले जो है दृश्य सृष्टि में आ गए। आप देखेंगे जिभा जो है वो बाद में बनी, स्वाद पहले बन गया। पेड़ भूख, पर फल लगा पहले जी, है। भूख बाद में बनी है, भोजन पहले की व्यवस्था हो गई है। हाँ, अर्थात मनुष्य जब जन्म लेता है उसके जन्म की सारी व्यवस्थाएं जो है प्रकृति में पहले से उपलब्ध होती हैं। हम्म, तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये जो है हमें संविधान दे रहा है? हम्म, अगर हमें वाणी मिली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वाणी हमें प्रकृति ने दी है या वाणी हमें संविधान ने दी है? हम्म। मैं समझता हूँ संविधान जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता बिल्कुल है। राइट, इस बात से कोई इनकार भी नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने व्यवस्था के कुछ पन्नों को पलटने की कोशिश की। और व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ा विषय है, और ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से भी बात करते हैं, और उन बातों का जो सार है वो कई बार एक ही होता है। और वो यही है कि व्यवस्था एक शरीर की तरह है, व्यवस्था सौर मंडल की तरह है, व्यवस्था प्रकृति की तरह है। और ये व्यवस्थाएं जब हम समाज में भी बनाते हैं, चाहे वो आर्थिक व्यवस्थाएं हों, राजनीतिक व्यवस्थाएं हों, संवैधानिक व्यवस्थाएं हों, तो इन व्यवस्थाओं को भी अगर उसी तरह से हम समझेंगे कि ये व्यवस्थाएं शरीर की व्यवस्थाओं से ही अगर इम्प्रेशन लेंगे, प्रकृति की व्यवस्थाओं का इम्प्रेशन लेंगे, अगर हम उन सारी चीज़ों का इम्प्रेशन लेंगे, तो शायद व्यवस्थाओं को समझ सकेंगे, उनके उपयोग और उपादेयता को भी समझ सकेंगे। तो ये हमने एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश की थी। और आप अगर इसे समझाने की और अच्छी तरह से कोशिश कर सकते हैं तो अगली बारी आपकी।